हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं पर्यावरण के नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया था कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है और उसके क्या क्या प्रकार हैं और उससे रिलेटेड जो भी सवाल है हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, है ना। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत की या जिसे कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक नदी का चित्र है ना, वहां पे एक डैम बना हुआ है। उस डैम क्या होता है दोस्तों, तो ये जो हमारा जल विद्युत होता है इसमें क्या रहता है कि नदी का जो भी बहाव है या पानी उसको रोक दिया जाता है। और जैसे आपको दिख ही रहा है कि वहां से नदी बहती दिख रही थी, वो एक जगह एक गेट जैसा लगा है, तो वो गेट जैसा क्या है वो डैम बना दिया गया है। फिर क्या होता है कि ये डैम के एक एक गेट को ओपन किया जाता है। फिर ये जो भी बहाव रहता है इसका ये सीधे किस में भेजा जाता है, टरबाइन में भेजा जाता है। और टरबाइन क्या करती है, घूमती है। जब ये टरबाइन घूमती है तो इससे क्या होता है, बिजली का प्रोडक्शन होता है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाता है ना। तो वो हो गया हमारा जल विद्युत का उदाहरण। अब ये जो पानी हमारा जो बहाव के कारण टरबाइन को घुमा रहा है, ये क्या होता है, जब एक उसने घुमा दिया, जैसे ही टरबाइन घूमना स्टार्ट कर दे, फिर ये पानी के बहाव को धीरे धीरे तेज किया जाता है जिससे टरबाइन और स्पीड से आए। और जो बचा हुआ पानी रहता है वो वापस क्या किया जाता है, वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे उस पानी का किसी प्रकार से कोई भी अपव्यय ना हो, है ना, और ना ही वो पानी किसी प्रकार से किसी प्रदूषित होता है। ठीक है, तो जल विद्युत जो होता है ये, इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये नदियों में बांध बनाने से क्या होता है, नदियों में जो भी हम बांध बनाते हैं उससे हम लोग जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकते हैं, है ना। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपव्यय नहीं होता है ना। तो ये तो हो गई हमारी जल विद्युत की बात। डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से होता है ये या किस तरीके से दिखता है ये, और इसका किस प्रकार की वर्किंग होती है ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की ओर। तो दूसरा हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या जिसे कहते हैं सोलर एनर्जी। अब क्या होती है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हैं, है ना। ये क्या करती हैं, ये जो भी सौर की ऊर्जा रहती है ना, जो हमारा सूरज की गर्मी रहती है, उससे ये क्या करते हैं, अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, जो इसमें ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल का काम करते हैं इसमें। तो ये उस ऊर्जा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर जब ये पूरी ऊर्जा स्टोर हो जाती है तो फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है ना। उससे क्या होता है, उससे जितना भी घरों में बिजली और ये सब चीजों का काम हो सकता है। और किस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल खाने में भी हो सकता है। आपने सोलर कुकर के बारे में सुना होगा। ये देखिए ऐसा दिखता है ये सोलर कुकर। इसमें क्या रहता है कि ऊपर एक कांच की परत लगी रहती है और नीचे ऐसे अलग अलग खंड बने रहते हैं जिसमें आप अपनी खाद्य सामग्री रख सकते हैं। तो ये उसकी मदद से गर्म होके भोजन पका देती है, भोजन को तैयार कर देती है। ठीक है, और कहाँ पे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है, तो अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब भी ठंड का समय होता है तो जो ये सौर ऊर्जा है ये क्या करती है, ये एक तरीके से आपका
हीटर का काम कर, ये एक तरीके से आपका हीटर का काम करती है। कैसे कर सकती है हीटर का काम? अगर आपने सौर ऊर्जा को डायरेक्ट, आपने देखा हो कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जिस तरफ धूप आ रही है उसी तरफ चल के बैठते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके शरीर में गर्मी आएगी, तो सौर ऊर्जा उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से सौर ऊर्जा के अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है, और इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर समय में सूर्य जो रहता है वो अपनी मौजूदगी बताता रहता है ना। मतलब सूर्य की मौजूदगी हमेशा हमारे देश में लंबे समय तक रहती है, कई महीनों तक रहती है। तो उसमें सौर ऊर्जा जो रहती है वो एक बहुत अच्छा ऊर्जा का संसाधन हो सकती है, जो हम अपने उद्योगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया आपको सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें मैंने दो एग्जांपल बताए थे आपको। सबसे पहला था आपका सोलर सेल, ठीक है, उसका डायग्राम आप देख चुके हैं, और दूसरा था हमारा सोलर कुकर। ठीक है, कई जगह पे सोलर वाटर हीटर भी एक रहता है। मतलब बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि छत में सोलर सेल लगा दिए जाते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी किससे कर दी जाती है? पानी से उससे कर दी जाती है। तो वो एक तरीके का गीजर का काम करता है ना। वो यहाँ पे क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है, और जैसे ही आप गीजर में दो नल लगे रहते हैं, एक ठंडा और एक गर्म, है ना, आपको जिस तरीके का पानी चाहिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सौर ऊर्जा रहती है उससे वो एक गीजर का भी रूप में उपयोग लाई जा सकती है। तो ये हो गया हमारा सौर ऊर्जा का या सोलर एनर्जी का उदाहरण। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की ओर। तो अगर मैं तीसरे ऊर्जा संसाधन की बात करूं तो वो है हमारी पवन ऊर्जा, या जिसे कहते हैं विंड एनर्जी। अब क्या होती है पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि क्या है, एक बड़ा सा एक टावर जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगी हुई हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो हवा रहती है ये इन पंखुड़ियों को घुमाती हैं, और जब ये घूमती हैं, स्पीड में घूमती हैं, तो क्या होता है, नीचे इनके एक बैटरी स्टोरेज करने वाला एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। वो क्या करता है, बैटरी को या जो भी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी उत्पन्न हो रही है ऊर्जा, उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। फिर बाद में उसको किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना। अधिकतर जब भी आप भोपाल से इंदौर की तरफ जाएंगे तो अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जगहों में आपको पहाड़ों में दिखते हैं, क्या दिखते हैं कि ये विंड मिल, जैसे विंड मिल कहते हैं ना, पवन चक्की जिससे कहा जाता है, ये उसी का डायग्राम है। ये आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे जब भी आप भोपाल से इंदौर की तरफ जाते हैं। तो उस रास्ते में आपने देखा होगा कि पहाड़ों में ये पवन चक्कियां बनी रहती हैं, है ना। और इनको पहाड़ों में क्यों बना जाता है, क्योंकि जो जितनी भी सतह से ऊपर वाली जगह रहती है वहां पे क्या होता है, ऊर्जा की जो भी गति रहती है वो ज्यादा रहती है। अगर हम इसको किसी मतलब घरों के आसपास लगा देंगे तो वहां पे इसमें इतनी तेज हवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो हवा क्या होती है, जो बिल्डिंगें बनी रहती है उनसे रुक जाती है। इसलिए इसे हमेशा कहाँ लगाया जाता है, इसलिए इसका निर्माण हमेशा हाइट में किया जाता है ना। तो अक्सर ये आप देखने को मिल सकता है कि पवन ऊर्जा अक्सर आपको देखने को मिल सकता है कि पवन ऊर्जा जो है ये बहुत ही इको फ्रेंडली मानी जाती है ना, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है नहीं। हवा आ रही है, ये घूम रहा है ना, और फिर हवा वापस चली जाती है। ऐसा है नहीं कि हवा वहीं रुक जा रही है, क्योंकि हवा कहीं रुक नहीं सकती है, वो तो चारों तरफ, और सबसे ज्यादा जो हमारे वातावरण में वो हवा ऑलरेडी हमें अवेलेबल है। तो पवन ऊर्जा जो है एक अच्छा स्रोत है जिसका ऊर्जा संसाधन में उपयोग किया जा सकता है ना। तो ये हो गई हमारी पवन ऊर्जा की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। तो जो हमारा अगला ऊर्जा संसाधन है वो कौन सा है, भूतापीय। भूतापीय यानी जियोथर्मल। अब क्या होता है ये भूतापीय जियोथर्मल? तो देखिए
तो देखिए डायग्राम आपको दिख गया। अब क्या होता है भूतापीय, मतलब ये मान लीजिए जो हमारी सतह के नीचे का पानी है ना, वो क्या रहता है कि ज्यादा तापमान रहता है उसका। तो अगर हम उसका इस्तेमाल करें है ना, तो क्या हो सकता है, हमारा ऊर्जा का संसाधन आराम से हमें प्राप्त हो सकता है। जब गर्म पानी आपको वहीं से, जब वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, आपको मिल जाएगा, तो जो हम बड़े बड़े जो पावर प्लांट है, जितने भी ताप विद्युत प्लांट रहते हैं है ना, थर्मल पावर प्लांट, वहां पे अधिकतर आपने देखा होगा कि उन लोग पानी को गर्म करते हैं है ना, वहां से भाप बनती है। ठीक है, तो अगर हमें यहीं पे डायरेक्ट हमें गर्म पानी मिल जाएगा, तो वहां पे जो कोयले का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं पानी को गर्म करने के लिए, वो हम नहीं करेंगे। तो भूतापीय ऊर्जा क्या जियोथर्मल एनर्जी होती है ना, ये क्या करती है कि जितनी भी हमारे जमीन के अंदर अलग अलग पत्थरों के बीच में आपने देखा होगा कि दरारें पड़ जाती हैं, उसमें से पानी निकलना चालू हो जाता है, कभी खनिज निकलना चालू हो जाते हैं। तो उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने जो दैनिक दिनचर्या में जितनी भी ऊर्जा हमें लग रही है उसका इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल करके उन चीजों को क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भूतापीय या जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऊर्जा संसाधन की। तो हमारा अगला ऊर्जा संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, और ये क्या होती है, टाइडल एनर्जी। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें दिख रही हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा है ना कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। तो क्या होता है इससे, तो दोस्तों क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, ये समुद्र या नदियों में जो भी ज्वार आते हैं, अधिकतर ये किस में देखने को मिलते हैं आपको, ये अधिकतर आपको समुद्रों में देखने को मिलते हैं। जितने भी वहां पे वेव्स आ रही हैं, उन ज्वार के आधार पर है ना, हम क्या करते हैं कि जितनी हाइट में वो ज्वार जाएगी और फिर जब वो नीचे आएगी, तो वहां पे हम ऐसा टरबाइन जैसा लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जब फोर्स में आएगी, तो उससे क्या होगा, टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और जब टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने चालू हो जाएगी। तो ये ऐसी चीज है जो आराम से आपको देखने को मिल सकती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपव्यय नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गई हमारी टाइडल ऊर्जा एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। तो अगले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अगर हम बात करें तो बात आती है बायोगैस की। ठीक है, बायोगैस, ये मुख्यतः बहुत ही प्रचलित ऊर्जा संसाधन है, जो अधिकतर गांवों में आप देखने को मिल सकते हैं। इसके प्लांट आप देख सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, वहां पे एक जैसे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है ना कि एक स्ट्रक्चर जैसा है, एक उसमें क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर इन लोग गोबर और जितनी भी खाद वाली चीजें इनको डाल देते हैं। फिर इससे क्या होता है, अलग अलग गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन हो गई है ना, मीथेन हो गई, इस प्रकार की गैसों का क्या होने लगता है, ये निकलने लगती हैं। और फिर इन गैसों की मदद से क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। तो बायोगैस जो प्लांट होते हैं है ना, ये बहुत ज्यादा गांव में प्रचलित एक प्रकार का प्लांट है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया है। फिर जो इसका वेस्ट मटेरियल रहता है ना, जब इसकी गैस निकाल ली जाती है, तो जो इसका वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या किया जाता है, वो खाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, एक अच्छा उर्वरक वो बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायोगैस की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की ओर, जो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा या अगर मैं बात करूं तो ये होती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो देखिए जब दो न्यूक्लियस आपस में विखंडन करते हैं है ना,
तो जब दो न्यूक्लियस आपस में जब उनका विखंडन होता है तो उससे क्या कौन सी ऊर्जा में प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है कि ये सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। क्योंकि जब विखंडन होता है, जिसे फिजन कहते हैं, है ना, फ्यूजन कहते हैं, जो ये फ्यूजन का प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है? जो विखंडन होता है, विखंडन को क्या कहते हैं? विखंडन को फिजन कहते हैं। क्या होता है कि जब ये ब्लास्ट होते हैं ना, आपस में टकराते हैं, तो उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और अक्सर इस ऊर्जा का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इस ऊर्जा का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। विदेशों में नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी मदद से अधिक से मतलब जितना हमारे यहाँ कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर विदेशों में अब न्यूक्लियर थर्मल एनर्जी पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। हमारे देश में भी कई जगहों पर ये नाभिकीय ऊर्जा प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार ऊर्जा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता इसके विपरीत है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जितने हैं, अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। अब कुछ सालों के बाद उनकी जो उपलब्धता है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हमें पता है कि उनकी उपलब्धता कम होने वाली है, तो क्यों ना हम ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है इनका उपयोग करें। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर मात्रा में ये सारे ऊर्जा संसाधन बड़ी ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमें चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं? इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? इसे लाइक करें, कमेंट करें और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।